नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर कर लें, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझसे वेट नहीं हो रहा। Why Japanese media claims India will be the next superpower? So start करते हैं अपनी वीडियो को। Let's start है Why Japanese media claims India will be the next superpower? So start करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जापान के न्यूज चैनल के एक टॉक शो में जापान की फेमस वसेला यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ने यह कहा कि मोस्टली इंडिया दुनिया का नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा। इनफैक्ट हिरोशी हिराबाशी जो इंडिया में 1998 से लेकर 2002 तक जापानीज एम्बेसडर थे, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है इंडिया द लास्ट सुपर पावर। बस एक मिनट यहाँ पर जरा तारीफों को लगाम देते हैं। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू द्वारा कंडक्टेड एक सर्वे रिपोर्ट को देखें तो उसमें जापान मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेशन की लिस्ट में 6th पोजीशन पर आता है और इंडिया तो टॉप 10 में भी नहीं आता। एंड जापान के साथ इंडिया के इतने अच्छे फॉरेन रिलेशंस आखिर कैसे हुए? क्योंकि एक टाइम पर तो वर्ल्ड वॉर 2 की मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप जानते होंगे इंग्लैंड के साथ मिलकर इंडिया ने जापान को घुटने पर टेक दिया था। तो फिर क्यों जापान आज की तारीख में अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंडिया के साथ अलाइन कर रहा है? वेल, इसका जवाब ऑब्वियसली छुपा हुआ है इंडिया और जापान की हिस्ट्री में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जापान एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी देश है विद अराउंड 67% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोइंग बुद्धिज्म। और जैसे कि हम सभी ये भी जानते हैं कि बुद्धिज्म ओरिजिनेट कहां से हुआ था। एंड दिस इज वन ऑफ दोस कल्चरल सिमिलैरिटीज जिससे इंडियंस और जापानीज नेचुरली अपने आप को काफी रिलेटेड समझते हैं। पर यह रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हुआ था 1945 की रूसो जापानीज वॉर में। उस वॉर के दौरान छोटे से जापान ने रशिया जैसे जायंट को धूल चटा दिया था और इस जीत का नतीजा ये निकला कि उस वक्त फेमस हुए एशिया फॉर एशियंस ऐसे एंटी यूरोपियन नारे। ये नारे इंडिया के जेलों में बंद फ्रीडम फाइटर्स के कानों तक पहुंचे और जो आजादी की आग इंडिया में ऑलमोस्ट बुझ चुकी थी वो फिर से दहक उठी। लेकिन अब इस आग का फिर क्या किया जाए? इसके लिए इंडिया के पास दो ऑप्शंस थे। एक, या तो वो जापानीज आर्मी का ब्रिटिशर्स के खिलाफ साथ दे, या दूसरा ब्रिटिशर्स को जापान के खिलाफ उनकी वॉर जीतने में मदद करे, ताकि वो हमें बख्श दे। एंड नाउ एज वी ऑल नो, ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहला ऑप्शन चुना। लेकिन ये तो नेताजी के विचार थे। ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स का साथ देना ही ज्यादा फायदेमंद लगा, जिन्होंने कंडीशन रखी थी फ्रीडम फॉर फ्रीडम। ब्रिटिशर्स की मांगे बिल्कुल साफ थी। इंडियंस अगर ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर जीतने में मदद करेंगे तभी इंडियंस को आजादी मिलेगी। और फिर क्या था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जापानीज, इटालियन और जर्मन इन तीनों को हरा दिया। और ये देखकर लॉर्ड कर्जन ने ये तक कह दिया था कि अगर किसी ने इंडिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया तो मानो उसने पूरे दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन भले इंडियन आर्मी ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर जापान को बुरी तरह हरा दिया था, यूएस के न्यूक्लियर बॉम्ब से चकनाचूर हुए जापान को लार्ज क्वांटिटीज में आयरन ओर सप्लाई करके फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का पहला कदम भी इंडिपेंडेंट इंडिया ने ही उठाया। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सारी जीती हुई वेस्टर्न कंट्रीज इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट IMTFE के जरिए जापान पर वॉर क्राइम्स का इल्जाम लगाकर उनसे पनिशमेंट के तौर पर और भी ज्यादा पैसे ऐंठना चाहती थी ताकि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, तब अगेन इंडिया ही वो देश था जो इसके अगेंस्ट खड़ा था। इंडियन जज राधा विनोद पाल ने पूरे इंटरनेशनल पैनल के विपरीत जाकर जापान को बचाया और इस बात पर काफी स्ट्रांगली अड़े रहे कि जो कंट्री वॉर में ऑलरेडी अपना सब कुछ खो चुकी है उसे और ज्यादा पनिश करना जास्ती है। बट एज वी ऑल नो, एक अंडर डेवलप्ड देश के ब्राउन स्किन जज की बात मानना वेस्टर्न देशों के शान के खिलाफ था और इसीलिए उन्होंने 1951 में अपनी अलग कॉन्फ्रेंस की, सैन फ्रांसिस्को पीस कॉन्फ्रेंस के नाम से, और वहां पर सभी वर्ल्ड वॉर 2 जीते हुए देश हारे हुए देशों पर दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस लगाने लगे। बट गेस व्हाट, वेस्ट की तरफ से लड़ने के बावजूद भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी अनफ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने से बिल्कुल इनकार कर दिया और अगले ही साल जापान के साथ अपनी एक अलग पीस ट्रीटी साइन करके जापान पर बिलीव करके उसके साथ रिलेशंस आगे बढ़ाए, जिसके जरिए इंडिया ने ऑफिशियली जापान को उसके हर छोटे बड़े प्रॉब्लम्स में मदद करने का संकल्प लिया। और आखिर इंडिया के इन्हीं सब ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस के चलते इंडिया और जापान के रिश्ते फाइनली इतने मजबूत हुए कि लिटरली 1989 में जब उनके एम्परर शोवा चल बसे थे तब पूरे इंडिया में 2 मिनट्स का मौन रखा गया था, जिसने जापानियों के मन में इंडिया के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ा दी।
अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप सभी देख ही रहे हो कि गेट्स इट फ्लाई के वीडियोस में काफी क्वालिटी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि गेट्स इट फ्लाई की टीम एक्सपैंड कर रही है और हमें क्रिएटिव जीनियसेस की तलाश है। हमें क्रिएटिव और होशियार लोग चाहिए। एजुकेशन नहीं बल्कि हंगर, स्किल्स और एक्सपीरियंस चाहिए। और फिलहाल हम वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मार्केटर ढूंढ रहे हैं और ये सारी पोजीशंस मैंने हायरिंग पर पोस्ट कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको बस सीधा वहां पर जाकर अप्लाई करना है। और इन केस आपको इधर अपने मतलब की जॉब ना भी मिले तो टेंशन नॉट, क्योंकि हायरिंग पर 120 के कंपनीज ऑलरेडी हायर कर रही है। इस ऐप के थ्रू आपकी डायरेक्ट हायरिंग से पहले सीधा गेट्स इट फ्लाई के टीम मेंबर्स और टीम लीडर्स से होगी और आपका फाइनल इंटरव्यू मेरे साथ होगा। सो यू कैन बेटर नो अबाउट द कंपनी एंड आवर वैल्यूज। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हायरिंग पर किसी भी कंपनी के साथ आप ऐसा इंटरेक्शन रख सकते हो। डायरेक्टली हायरिंग मैनेजर्स और टीएल से बात कर सकते हो। और क्योंकि यहां पर कंसल्टेंट्स का कोई भी चक्कर नहीं है, इसलिए स्कैम होने के चांसेस भी नहीं होते। तो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नाउ और ढूंढो अपने मनपसंद का जॉब। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखने जाए ना तो मिलिट्री पावर और ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर ही वो दो चीजें नहीं है जिसकी वजह से जापान को ऐसा लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनेगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट, किसी भी कंट्री को सुपर पावर डिक्लेयर करने के लिए उसमें एटलीस्ट 5 चीजें होनी बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 मिलिट्री अलायंसेस, नंबर 2 इंटरनेशनल अलायंसेस, नंबर 3 पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, नंबर 4 इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस एंड लास्टली स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जिनमें से इंडिया के पास 3 चीजें तो पहले से ही है। लाइक नंबर 1 मिलिट्री अलायंस। आज यूएई, रशिया, फ्रांस, इजराइल, अफगानिस्तान एंड इनफैक्ट यूएस भी मिलिट्री में हमारा एलाय है। और अगर हम नंबर 2 की बात करें जो है इंटरनेशनल अलायंस, तो मेजर इंटरनेशनल फोरम्स जैसे यूएन, G20 और FATF जैसे और भी इंटरनेशनल ग्रुपिंग का इंडिया फाउंडर मेंबर है। और इस वजह से इंडिया के इंटरनेशनल अलायंसेस ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ अच्छे हैं। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। इंडिपेंडेंस के बाद पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने NAM मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जिसने वर्ल्ड को यह क्लियर मैसेज दिया था कि इंडिया एक सेल्फ मेड लीडर है। और आज भी मोदी जी के पॉलिसीज जितना हो सके इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। और यही वजह है कि कोविड के टाइम पर हमने वैक्सीन खुद क्रिएट किए और हमने दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट भी किया, वो भी ऐसे टाइम पे जब दुनिया भर में पैनिक और अफरा तफरी मची थी और कोई किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं था। अब बात करते हैं हमारे पास क्या नहीं है, और वो है 2 चीजें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। इस चीज को अचीव करने के लिए हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में परमानेंट सीट की जरूरत है। और ये सीट जापान हमें दिलवा सकता है, क्योंकि जब से यूनाइटेड नेशंस बना है तब से उसके परमानेंट सीट पर बस 5 देश बैठे हुए हैं, यूएस, रशिया, यूके, चाइना और फ्रांस। एंड इंटरेस्टिंगली यही वो 5 देश है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी अच्छे खासे कंडीशन में थे। पर वो दौर कुछ अलग था और आज 70 साल बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। अब वक्त आ गया है कि UNSC के परमानेंट सीट्स में भी एडिशंस हो। बट जैसा कि हम सब जानते हैं, UNSC की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसके परमानेंट मेंबर्स जो किसी भी रेजोल्यूशन का समर्थन या रिजेक्शन उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखकर नहीं करते, वो इंस्टेड अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पर जापान और इंडिया की ही बात ले लो, जो करीब 2004 से जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर UNSC की परमानेंट मेंबरशिप के लिए पुश कर रहे हैं। लेकिन चाइना है कि इन दोनों कंट्रीज के साथ चल रहे अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स का गुस्सा यूएन में इस रेजोल्यूशन के खिलाफ देकर निकाल रहा है। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट यह है कि चाइना का यह कहना है कि वो अपना वीटो इसीलिए यूज करता है क्योंकि उसको असली प्रॉब्लम जापान से है, इंडिया से नहीं। और इसीलिए जापान अब इंडिया को आगे पुश कर रहा है ताकि UNSC की परमानेंट सीट पर बैठकर एक ऐसा देश एशिया का प्रतिनिधित्व करे जो उस कुर्सी का इस्तेमाल पूरे एशिया की तकलीफों को सुलझाने के लिए करेगा और ना कि उस पर राज करने के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि देखो, इसमें जापान को भी जियोपॉलिटिकली बहुत फायदा है। अगर इंडिया UNSC का परमानेंट मेंबर बन गया तो वो एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह सिर्फ रेजोल्यूशन या पॉलिसी पर हाँ या ना नहीं करेगा, बल्कि उसके पास पॉलिसीज बनाने का और डिसीजंस लेने का भी हक आ जाएगा। यानी कल को अगर जापान चाहे तो वो इंडिया के जरिए UNSC की परमानेंट मेंबरशिप मिलने की जो प्रक्रिया है उसी में चेंजेस ला सकता है और एक डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम खड़ा कर सकता है जिसमें चाइना और अन्य परमानेंट मेंबर्स का एज सच कोई सोल से ना हो।
अगर मेजॉरिटी ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी किसी कंट्री को एक सुपर पावर मानते हैं और उसके सपोर्ट में वोट करते हैं तो चुपचाप उसे परमानेंट सीट दे दो। इसमें ताकत भी अनेकों देशों के बीच बंट जाएगी और दुनिया के किसी भी मामले में कुछ चुनिंदा देश अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। यानी ऑल इन ऑल, फॉर ऑल दिस टू हैपन, इंडिया इज द की, जिसका एहसास करंट जापानीज गवर्नमेंट के साथ साथ फॉर्मर जापानीज प्रधानमंत्री शिंजो एबे को भी था, जिन्होंने ओपनली ये कहा था कि इंडिया और जापान का रिश्ता दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिश्तों में से एक है और ये जापान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो इंडिया के साथ ये रिश्ता हमेशा बना कर रखे। और अगर यहां पर हम जापान का रिश्ता चाइना के साथ देखें तो उनका रिश्ता भी बिल्कुल सेम है जैसा हमारा रिश्ता चाइना के साथ है। उनका भी सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। एक बोलता है ये आइलैंड मेरा है तो दूसरा बोलता है ये मेरा है, एंड हेंस द राइवलरी। बट यहां पर अभी अगर देखा जाए तो दोनों का ट्रेड रूट इंडियन ओशन से होकर गुजरता है, जिसमें चाइना के कई मेजर बेसेस भी हैं और उसमें अपॉइंटेड है 44 से भी ज्यादा सबमरीन्स जो दुश्मनी निकालने के लिए कभी भी छुपके से जापानीज ट्रेड वेसल्स को डुबा भी सकता है। बट इंडियन ओशन में इंडियन नेवी की पकड़ काफी स्ट्रांग है और इंडियन नेवी जापानीज वेसल्स के अगेंस्ट कुछ ऐसा होने नहीं देगा और इसीलिए भी जापान हमें सपोर्ट करता है। सो दैट ब्रिंग्स अस बैक अगेन टू द क्वेश्चन कि जापानीज मीडिया का यूं इंडिया की इतनी तारीफ करना उनका इंडियंस और उनके दिमाग के लिए इज्जत का नतीजा है या फिर ये रिपोर्टेज या सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग का एक जरिया है जिससे इंडियंस के इमोशनल दिलों को जीतने की साजिश चल रही है फॉर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। वेल, वजह जो कुछ भी हो, लेकिन यही तो असली काम होता है ना मीडिया का, कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए न्यूज रिपोर्ट को पेश करना और ना कि हर समय अपने ही देश को कोसते रहना और इश्यूज को सेंसेशनलाइज करना। वेल, इस विषय पर आपका क्या कहना है, मैं जानना चाहूंगा आपके विचार नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपको एडिटर, कंटेंट राइटर या सोशल मीडिया मार्केटर की पोजीशन में इंटरेस्ट है और गेट सेट फ्लाई टीम के साथ काम करना चाहते हो तो हायरेक्ट पे हमारे जॉब पर अप्लाई करना मत भूलना। और अगर आपका फील्ड ही अलग है देन ऑल्सो वरी नॉट क्योंकि यहाँ पर 120K प्लस कंपनीज हायर कर रही है। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नाउ। स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। जी जनाब। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगा था कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन सीट का होना जरूरी है। जाहिर सी बात है कि असल में मसला सिर्फ इतना है कि जो भी कंट्री मतलब असल किसी कंट्री की क्या वैल्यू है, क्या उसकी पोजीशन है, पूरी दुनिया से कुछ भी कहे, लेकिन जो भी यूएनओ के कंटिन्यू जो मेंबर हैं आज, तो वो अपने मफादात देखेंगे कि हमारे मफादात कहाँ जुड़ रहे हैं, हमारे मफादात क्या हैं, हम किस कंट्री को कंटिन्यू एक सीट दें, क्यों दें, क्या वजह है। ठीक। तो ये है कि सबसे पहले अपने मफादात देखे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी चीज़ ये कि जापान का एक इतना बड़ा एक स्टेटमेंट, बहुत मतलब अपने आप में मैं समझता हूँ कि जापान खुद एक बहुत बड़ी मतलब इकोनॉमी है, बहुत बड़ी ताकत है, एक मिलिट्री नहीं है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है, बिल्कुल बहुत तरक्की याफ्ता। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि यानी कि इंडिया अगर UNOC की सीट, UNOC या UNC, यूनाइटेड नेशन की सीट, हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रही थी, कंफर्म करना चाह रही थी कि UNSC में अगर इंडिया को सीट मिलती है, या फिर मैं क्वेश्चन ऐसे करती हूँ कि तो क्या इंडिया पूरे एशिया की एक नुमाइंदगी करे, पूरे एशिया की? असल में होता क्या होता है, होता ये कि किसी भी देश के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी देश के ऊपर कोई देश हमला करता है, तो उस देश की सपोर्ट के लिए कम से कम कोई ऐसा देश हो जो उसके हक में बोले। अब सारे ही देश एक हो जाते हैं, फिर वो उन जो मतलब एशिया के देश हैं या मतलब है कि और ऐसे गरीब देश हैं एशिया के या कोई और भी कि जिन देशों को कोई पूछ ही नहीं रहा होता, मुझे तो कम से कम ताकत होती है ना, उस ताकत को थोड़ा तोड़ना है, मतलब इस तरह से ताकत थोड़ी टूटती है, यानी कि अपना पक्ष भी रख सके, कोई रेजोल्यूशन है, कोई करारदाद है या किसी चीज़ के लिए विटो करना है या कुछ भी करना है XYZ,
तो वो भी अपना पक्ष रखकर अपनी बात मनवा सके, क्योंकि परमानेंट सीट होगी तो वो मनवा सकता है, नॉन परमानेंट सीट होगी तो फिर वो बस यस और नो ही कर सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मुझे थोड़ा सा ये भी समझ में आया कि वेस्टर्न इंटरेस्ट के बिहाफ पे ज्यादा फैसले होते हैं, यानी कि क्या सही है क्या गलत है वो जाने दो, हमारा इसमें क्या मफाद है, हमारा इसमें क्या फायदा है, उसके बेसिस पे फैसला करो। तो जापान का जो ये इंडिया को सपोर्ट करने का मकसद ये है कि कोई एशिया का कंट्री हो जिसके साथ जापान के वैसे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो जापान अपनी बात रखवा सके, मनवा सके इंडिया के थ्रू। सही। अच्छा, चाइना एक एशिया का कंट्री है जो है इसमें यूएनएससी में, लेकिन वो इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसा और जापान की मुझे लग रहे हैं चाइना के इतने अच्छे मतलब हैं, लेकिन इतने ज्यादा अच्छे टर्म्स नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी डिस्प्यूट है, ठीक है ना, आइलैंड को लेकर। फिर भी सिस्टम तिजारत ये सब चल रहा है, वो तो चलता है। ये तो मैंने तरक्की याफ्ता देशों के अंदर एक गुण देखा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन ट्रेड नहीं बंद करते। अच्छा, आज जैसे जापान ने बात की तो मुझे ऐसा लगता है कि जापान एक छोटा देश नहीं है, ताकत के हिसाब से मतलब एक इकोनॉमी के हिसाब से एक बहुत बड़ी मतलब एक ताकत है। तो ये एक बात वैल्यू रखती है। जब जापान ने ही बात कर ली, अच्छा कुछ अर्से पहले आपने नोट किया था फ्रांस ने भी कहा था, फ्रांस ने भी बड़े पॉजिटिव रिमार्क्स दिए थे, याद है? तो इस तरह से ब्रिटेन है, यूरोप कंट्रीज हैं, सही। तो इस तरह से अगर मुख्तलिफ जगहों से रशिया के बहुत अच्छे मामला आते, रशिया के और यूक्रेन के मामले में इंडिया ने हमेशा मतलब है कि एक भरपूर साथ दिया रशिया का। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से मुख्तलिफ कंट्रीज के पॉजिटिव रिमार्क्स इंडिया के लिए आते रहेंगे, तो वो चीज़ दूर सही बहुत दूर नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और दिखती है, ट्रम्प्स बहुत 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 ज़्यादा ही अच्छे हैं, बिल्कुल, क्योंकि देश खुलकर तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, अपने आप को भी नहीं रखे, चाहता तो जापान अपने आप को पेश कर सकता था कि जी मेरे लिए सीट होनी चाहिए यूएनएससी में, मुझे मेंबर बनना चाहिए, लेकिन नहीं, उसको मैं हैरान हूँ मैं कि इतना तरक्की याफ्ता देश, लेकिन वो इंडिया को नॉमिनेट करता है, इंडिया के लिए मतलब ये सोच रखता है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है उसकी। दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया को अगर आपने वश में करना है तो इंडिया को वश में कर लो। अच्छा, एक मतलब यानी कि आप थोड़ा से गहराई को समझे, इस जुमले की गहराई को, और ऐसी तो नहीं कह दिया उन्होंने। दूसरी बात ये कि जापान के जो वो थे वो 1998 से 2002 तक आई थिंक वहाँ रहे, इंडिया में रहे, तो उनका कहना था कि इंडिया वॉज द लास्ट सुपर पावर, और अभी स्टेटमेंट आया है कि इंडिया इज द अपकमिंग सुपर पावर। और अच्छा, ये सिर्फ इसकी तरफ से नहीं आया, चाइना की तरफ से भी हमने एक वीडियो में देखा कि ये आ चुका है। तो यानी कि ज़्यादातर देश को एक आइडिया हो रहा है, ये एक वो बोलते हैं ना स्मेल आ रही है, क्या उनको उनका नज़रिया है इंडिया को लेकर कि जी इंडिया अब अपकमिंग सुपर पावर है, ये है, ये डन है। और एक चीज़ और है कि ये चीज़ कम से कम पाकिस्तान के हक में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान को इस वजह से तकलीफ़ें आ सकती हैं। जब यूएन में कोई मामला होगा, जब इंडिया खुद ही यूएन का एक मेंबर बन जाएगा, तो एक बहुत अलग सूरत हाल होगी। अगर अभी जैसे पाकिस्तान बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी से ही बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए, दूरअंदेशी को करते हुए, हमें टर्म्स अच्छे करने, बहुत अच्छे दुनिया के साथ सबके साथ पड़ोसियों के साथ सबके साथ अच्छे ही रखने चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो जंग वाली मतलब है कि इकोनॉमी को देखता है। हमेशा ये कहते हैं कि हम कभी पहल नहीं करते। तो मैं इंसान को, किसी भी देश को दूसरों के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, क्योंकि इसी में ही सबकी भलाई है, खुद की भी तरक्की शामिल है। अच्छा, खुद इंडिया की तरफ से यही मैसेज हमें मिला है हमेशा, नेबरिंग कंट्रीज, तमाम कंट्रीज, हर कंट्री के बारे में तो मैं सुनती हूँ कि वो उनका मित्र है, वो उनका दोस्त है, किसी से भी उनके टर्म्स खराब नहीं है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।